हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं फरवरी मंथ का फर्स्ट सेशन, जिसमें हम न्यूज़पेपर के एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू कवर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज हम कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस जनवरी मंथ की क्विज भी हम इसी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सटेंडेड रियलिटी के बारे में, देन हम जानेंगे सुमांग लीला के बारे में, साथ ही साथ देखेंगे एक डिसीज लेप्रोसी के बारे में, और जानेंगे प्रोजेक्ट एलोरा किससे संबंधित है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के बारे में भी चर्चा करेंगे, साथ ही साथ जानेंगे नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेस क्या होती हैं। एक इनिशिएटिव ट्री बॉक्स इनिशिएटिव के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे ऑपरेशन स्माइल किससे संबंधित है। और एक बजट के अंतर्गत महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट को अभी रिलीज किया गया है, तो जानेंगे ये किससे संबंधित है। इसके अलावा एक इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में भी चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हम जो यूनियन बजट 2023-24 है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंतर्गत हमने जो बजट के कुछ बेसिक्स के बारे में चर्चा की है। इसके अलावा बजट के अंतर्गत क्या की हाइलाइट्स रही उनके बारे में हमने जाना है, और इसके जो 7 प्रायोरिटीज हैं बजट 2023-24 के, जिसको सप्तऋषि के रूप में डिनोट किया गया है, तो उसके बारे में भी हमने डिटेल डिस्कशन इसके अंतर्गत किया है। तो इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। ये क्वेश्चन आपका एक्सटेंडेड रियलिटी से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो ऑगमेंटेड रियलिटी होती है, इसके अंतर्गत जो यूजर होता है उसके पास स्टिल एक्सेस होता है रियल वर्ल्ड का, और वह फुल्ली इंटरेक्ट कर सकता है बोथ डायमेंशंस के अंतर्गत। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि वर्चुअल रियलिटी के अंतर्गत जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट और जो इमेजिनेशंस होते हैं उसको रियल वर्ल्ड के अंतर्गत देखा जाता है। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो एक्सटेंडेड रियलिटी होती है ये कॉम्बिनेशन होता है ह्यूमन एंड कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक इंटरेक्शंस का, जो कि रियलिटी के साथ साथ वर्चुअल एनवायरनमेंट में भी ये होता है। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो ऑगमेंटेड रियलिटी होती है, जिसको संवर्धित वास्तविकता भी कहा जाता है, इसके अंतर्गत जो यूजर होता है उसको स्टिल एक्सेस कर सकता है वह रियल वर्ल्ड को, और ये फुल्ली इंटरेक्ट कर सकता है रियल वर्ल्ड के साथ साथ वर्चुअल एनवायरनमेंट को। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। यानी कि इसके अंतर्गत जब वह वर्चुअली इसमें कनेक्ट होता है तो वह रियल वर्ल्ड का जो सेंस है उसको वह खोता नहीं है, बल्कि उसको रियल वर्ल्ड के साथ भी वह इंटरेक्ट कर सकता है। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि वर्चुअल रियलिटी के अंतर्गत जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट और इमेजिनेशन होते हैं उसको रियल वर्ल्ड के अंतर्गत रखा जाता है, तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि जो इसमें जो वर्चुअल रियलिटी के अंतर्गत जो यूजर होता है वह वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंतर्गत जाता है, ना कि जो उसके जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट और इमेजिनेशन होते हैं वे रियल वर्ल्ड में आते हैं। तो इसके अंतर्गत ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो एक्सटेंडेड रियलिटी कॉम्बिनेशन होता है ह्यूमन एंड कंप्यूटर जनरेटेड जो ग्राफिक्स इंटरेक्शंस का, जो कि रियलिटी के साथ साथ वर्चुअल एनवायरनमेंट में हो सकता है। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा C1 and 3 ओनली। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों रहा। जो माइटी का जो स्टार्टअप हब है, साथ ही साथ जो मेटा है उसने शॉर्टलिस्ट किया है 120 स्टार्टअप्स एंड इनोवेटर्स को, किसके लिए, जो एक्सटेंडेड रियलिटी स्टार्टअप प्रोग्राम है उसके लिए। अगर हम बात करें ऑगमेंटेड रियलिटी के कॉन्सेप्ट के बारे में, तो इसके अंतर्गत जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट और जो इमेजिनेशंस होते हैं उसको रियल वर्ल्ड के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें जो ऑगमेंटेड रियलिटी के अंतर्गत इसमें कोई भी ऐसा वर्चुअल या कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक्स तैयार नहीं किया जाता, बल्कि इसमें करता क्या है, ये क्रिएट कर देता है एक सेंस ऑफ इल्यूजन डिजिटल गैजेट्स के माध्यम से, जिसके कारण से इसमें जो यूजर होता है वह पूरी तरीके से रियल वर्ल्ड के अंतर्गत इसमें एक्सेस कर सकता है, लेकिन जो अपने जो बोथ डायमेंशंस के साथ में वह फुल्ली इसके अंतर्गत इंटरेक्ट कर सकता है। अगर हम इसके मोस्ट कॉमन एग्जांपल के बारे में बात करें, तो जो पोकेमोन जो गेम होता है, तो उसके अंतर्गत जो ऑगमेंटेड रियलिटी का ही उसके अंतर्गत यूज किया जाता है, जिसमें यूजर क्या करता है, इंटरेक्ट कर सकता है रियल के साथ साथ जो वर्चुअल वर्ल्ड है उसमें, और जो हेल्प करता है इसमें किसकी मदद से, एक डिजिटल गैजेट्स की मदद से। साथ ही इसके अदर एग्जांपल से इसको आप समझ सकते हैं, जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी के अंतर्गत जैसे भी आपने किसी मोबाइल में कोई फिल्टर इसमें ऑन किया होता है, तो उसके अंतर्गत आपको उसका डिस्क्रिप्शन उसके अंतर्गत दिखने लगता है। तो ये भी एक तरीके से आपकी ऑगमेंटेड रियलिटी का उदाहरण है।
साथ ही जैसे आप उसमें कोई कैमरे में ऐप स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको आपका जो फ़ोटो है वह आपके स्पेक्स लगाए हुए दिखेगा या किसी भी तरीके का अनदर उसमें जनरेशन होता है। तो ये एक तरीके से वो रियल नहीं है, लेकिन आपको उसका जो इल्यूज़न गैजेट्स के द्वारा इसमें क्रिएट किया जाता है ऑगमेंटेड रियलिटी के अंतर्गत। इसके अलावा अगर हम बात करें वर्चुअल रियलिटी की, तो इसमें ये एक फुल्ली एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है और इसके अंतर्गत जो यूजर होता है वह इंटरेक्ट कर सकता है केवल वर्चुअल वर्ल्ड के साथ में। इसके अंतर्गत जो ग्राफिक्स जो जनरेट किए जाते हैं वे मोस्टली कंप्यूटर और आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं और ये एक तरीके से आप इनका जो डिज़ाइन होता है वह आपको इस तरीके से फील देगा कि वह रियल हैं। इसके अलावा इसके अंतर्गत जो यूजर होता है, इसमें जो वर्चुअल रियलिटी इसके अंतर्गत जो क्रिएट की जाती है वह उसको रियल समझने लगता है। इसलिए इसके अंतर्गत जो एक स्पेशल बीआर ग्लासेस होती हैं, बीआर डिवाइसेस होती हैं, इसके थ्रू वह वर्चुअल एनवायरनमेंट को फील कर सकता है। इसके साथ ही एक एक्सटेंडेड रियलिटी होती है। ये कॉम्बिनेशन होता है ह्यूमन और कंप्यूटर जनरेटेड जो ग्राफिक्स इंटरेक्शंस होते हैं उनके बीच में, और ये एक तरीके से रियलिटी के साथ साथ वर्चुअल एनवायरनमेंट में भी ये हो सकता है। इसकी अगर हम बेसिक टर्म की बात करें तो जो एक्सटेंडेड रियलिटी है ये एक तरीके से सुपरसेट है। जो हमने बात की ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी का ये कॉम्बिनेशन है। साथ ही साथ मिक्स्ड रियलिटी भी इसके अंतर्गत शामिल है। ये जो कॉन्सेप्ट है एक्सटेंडेड रियलिटी का, ये एक पिक्चर है जिसके अंतर्गत जो टेक्नोलॉजी है ऑगमेंटेड और जो वर्चुअली रियलिटी को एक साथ मिलाकर काम करती है। और ये जो ऑगमेंटेड रियलिटी है और वर्चुअल रियलिटी और जो आपकी मिक्स्ड रियलिटी है, तो इसका एक आपको एडवांस वर्जन के रूप में एक्सटेंडेड रियलिटी को माना जाता है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया एक्सटेंडेड रियलिटी के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सुमांग लीला से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो सुमांग लीला है ये एक यूनिक ट्रेडिशनल फॉर्म है, थिएटर है, कहाँ का? मणिपुर का। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये जो परंपरा यानी कि जो ट्रेडिशन है ये ऐसा माना जाता है कि ये जो लाई हरोबा है मणिपुर का, जो कि माइती कम्युनिटी के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, तो उसी से इसका रूप माना जाता है। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इसमें जो प्ले होता है ये सर्व होता है एक तरीके से मीडियम जो कि अवेयरनेस को स्प्रेड करता है एमंग द पीपल, और ये कोई सी भी हो सकती है जैसे सामाजिक, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक इश्यूज पर अवेयरनेस क्रिएट करता है। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो सुमांग लीला है एक यूनिक ट्रेडिशनल फॉर्म थिएटर है, कहाँ का? मणिपुर का। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो ट्रेडिशन है ऐसा बिलीव किया जाता है कि जो मैती कम्युनिटी के द्वारा लाई हरोबा इसमें जो परफॉर्म किया जाता है, तो उसी से ये जो सुमांग लीला है उसी से ये निकला है। तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसका जो प्ले होता है, जो ड्रामा होता है, वह एक तरीके से मीडियम होता है जो कि अवेयरनेस क्रिएट करवाता है जो सामाजिक, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं उनके ऊपर। तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों रहा। ये जो सुमांग लीला है, ये जो सुमांग लीला एक यूनिक ट्रेडिशनल फॉर्म है, कहाँ की? ये मणिपुर की है और वहाँ का एक रंगमंच ये है। और इसको ये माना जाता है कि ये किससे निकला है? जो लाई हरोबा है, ये भी ध्यान रखिएगा, जो लाई हरोबा कहाँ से संबंधित है? मणिपुर से संबंधित है। और ये जो रिचुअल है मैती कम्युनिटी जो है मणिपुर की, तो उनके द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है। तो इसी से ऐसा माना जाता है कि सुमांग लीला का जो जन्म हुआ है वह लाई हरोबा से ही हुआ है। अगर हम बात करें सुमांग लीला के टाइप्स के बारे में, तो जो सुमांग लीला है 2 टाइप्स की होती है। सबसे पहले जो नूपा जो सुमांग लीला होती है, जिसके अंतर्गत जो परफॉर्म किया जाता है केवल मैन के द्वारा। इसके अंतर्गत जो वुमेन के जो रोल होते हैं वो भी मैन के द्वारा प्ले किए जाते हैं, और इनको क्या कहा जाता है? नूपी सहबीस उनको कहा जाता है। तो ये कौन सी है? जो आपकी नूपा सुमांग जो लीला होती है केवल मैन के द्वारा परफॉर्म की जाती है। इसके अलावा नूपा का जो फीमेल वर्जन है वह है नूपी सुमांग लीला, जिसके अंतर्गत जो आपको ये परफॉर्म की जाती है केवल वुमेन के द्वारा, और इसमें जो मेन के जो रोल होते हैं वह भी वुमेन के द्वारा इसमें परफॉर्म किए जाते हैं। अगर हम बात करें इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो जो प्ले है एक तरीके से मीडियम है जो कि अवेयरनेस क्रिएट करता है जो भी सोशल है, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक इश्यूज से संबंधित। और जो सुमांग लीला होता है ये डिस्कस करता है मोरल वैल्यूज क्या है, यूनिटी क्या है, इंटीग्रिटी क्या है, तो उनके बारे में भी ये डिस्कस करता है। तो ये अपने जो प्ले के थ्रू, अपने जो आर्ट के थ्रू एक तरीके से जो वेरियस इश्यूज पर अवेयरनेस फैलाने का ये काम करते हैं।
इसके अलावा ये जो थिएटर है जो आपका एक तरीके से ट्राई करता है कि स्ट्रेंथन कर सके बॉन्ड, जो ब्रदरहुड है वहाँ का, उनके बीच में जो फ्रेंडशिप है एमंग्स जो वेरियस कम्युनिटीज हैं, तो उनके बीच में ब्रदरहुड बढ़ाने का ये प्रयास करता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें इस आर्ट के सिग्निफिकेंस के बारे में, तो इन द सोसाइटी अगर हम बात करें तो ये एक तरीके से हेट्रोनॉर्मेटिविटी को ये बढ़ावा देती है, जो कि एक तरीके से जेंडर बेंडिंग नेचर है जो सुमांग लीला का, जो कि इसको एक यूनिक आर्ट बनाता है, जो कि समाज में एक जो कॉम्प्लेक्स जो बिहेवियर है, जैसे कि जो स्त्री और पुरुष के बीच में जो भेद किया जाता है, तो वह एक तरीके से जेंडर बेंडिंग नेचर को ये एक तरीके से दर्शाता है। जो कि हमने बात की, जो हमने नूपा सुमांग लीला और जो नूपी सुभांग लीला के बारे में बात की। जो नूपा जो था वो आपका पूरे मैन के द्वारा परफॉर्म किया जाता था, साथ ही साथ इसमें जो नूपी सुमांग लीला था वो वुमेन के द्वारा परफॉर्म किया जाता था। तो इसमें दोनों को इसमें स्थान दिया गया है। तो इस तरीके से ये जेंडर बेंडिंग नेचर को ये दर्शाता है। साथ ही साथ जो मैन इसके अंतर्गत जो फीमेल का रोल प्ले करते हैं, साथ ही साथ इसमें उल्टा भी होता है, जो वुमेन होती हैं वे मेल का रोल प्ले करते हैं। तो ये हाईली अप्रिशिएट करता है, किया जाता है इसके अंतर्गत, और उसके अंतर्गत ये हंसी भी, हास्य भी वहाँ पर क्रिएट करता है। इसके साथ ही जो ट्रेडिशनल थिएटर है जो कि आपका प्रिजर्व किया गया है ओरिजिनल फॉर्म में, और इसका जो एक तरीके से उद्देश्य है कि इन्फॉर्म कर सके, साथ ही साथ जो इंटरटेन करे, रिमेन इसमें जो अनचेंज्ड है उसको भी ये बनाए रखे। तो इसमें कोशिश की जाती है कि इंटरटेन करने के साथ साथ उनको जो इसको जो आर्ट को देख रहे हैं उनको इन्फॉर्म भी किया जाए। इसके जो बैरियर्स इशूज़ हैं समाज के या पॉलिटिकल, तो उनके बारे में एक तरीके से अवेयरनेस क्रिएट करने का ये आर्ट पर प्रयास करती है। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया शुभांग लीला से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक डिसीज लेप्रोसी से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो लेप्रोसी होता है इसको हैंसेन डिसीज भी कहा जाता है, जो कि एक क्रोनिक इन्फेक्शंस डिसीज होता है, जो कि किसके द्वारा होता है, बैक्टीरियम माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये जो डिसीज है प्रेडोमिनेंटली जो अफेक्ट करती है स्किन को, साथ ही साथ उसके पेरिफेरल जो नर्व्स होती हैं उनको, और ये इसमें जो अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो ये जो डिसीज है इसमें एक कारण बन सकती है प्रोग्रेसिव, और जो परमानेंट जो डिसेबिलिटी होती है उसका ये कारण बन सकती है। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट ने 2017 में अनाउंस किया है कि इरेडिकेट करेंगे ये लेप्रोसी को 2025 तक। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो लेप्रोसी होता है इसको हैंसेन डिसीज के रूप में भी जाना जाता है, जो कि एक क्रोनिक इन्फेक्शन डिसीज होती है, और जो कि किसके कारण होती है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा ये होती है। तो इसके अंतर्गत ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये जो डिसीज है प्रेडोमिनेंटली ये अफेक्ट करती है स्किन और इसके जो पेरिफेरल जो नर्व्स होती हैं उनको, और इसको अगर अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो ये जो डिसीज है प्रोग्रेसिव और परमानेंट डिसेबिलिटी उस व्यक्ति के अंतर्गत प्रोड्यूस कर देती है। तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इंडियन गवर्नमेंट ने 2017 में अनाउंस किया था कि वह इरेडिकेट करेगी लेप्रोसी को इंडिया से बाय 2025। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि 2030 तक का इसमें लक्ष्य रखा गया है, ना कि 2025 तक का। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ए 1 एंड 2 ओनली। चलिए जान लेते हैं लेप्रोसी के बारे में। अभी जो 30 जनवरी को वर्ल्ड लेप्रोसी डे मनाया जाता है, तो इसलिए ये अभी चर्चा में रही। अगर हम बात करें लेप्रोसी, तो इसको टर्म किया जाता है हैंसेन डिसीज के रूप में भी, और इसका जो नेम है, जो साइंटिस्ट है जिसने इसको डिस्कवर किया था इन्फेक्शंस को 1873 में, तो उसी के नाम पर इसको हैंसेन डिसीज भी कहा जाता है। अगर हम बात करें, ये एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिसीज है जो कि हिस्ट्री में जो रिकॉर्डेड है, और अगर ये एप्लीकेट करती है आपकी जो ह्यूमैनिटी है, इसके जो इमेमोरियल रूप से एक जो ह्यूमैनिटी है, मानवता है, उसको ये प्रभावित करती आ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्राइमरली, तो जो इसको ग्रेनुलोमेटस डिसीज कहा जाता था, और इसका जो पेरिफेरल जो नर्व्स होती है और इसमें जो मुकोसा होता है अपर जो रेस्पेक्टिव ट्रैक्ट के अंतर्गत जो इसको प्रभावित करता है, और जो स्किन के अंतर्गत जो घाव बन जाते हैं, जो लीजन्स बन जाते हैं, और जो इसमें जो प्राइमरी जो एक्सटर्नल साइंस इसके देखने को मिलते हैं।
तो इसमें जो प्राइमरी साइन क्या होते हैं, जो ग्रेनुलोमेटस जो डिसीज होती है जो पेरिफेरल नर्व्स को प्रभावित करती है, म्यूकोसा हो जाता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंतर्गत, और स्किन लीजन के अंतर्गत जो स्किन पर घाव बन जाते हैं, और ये इसके प्राइमरली आपके एक्सटर्नल साइंस होते हैं। इसके अलावा ये जो डिसीज है ये प्रोग्रेसिव है, और अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो ये परमानेंट और डैमेज कर सकता है स्किन और उसकी नर्व्स को, लिम्स को और आइज को भी ये प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा इसमें जो लेप्रोसी है ये अफेक्ट कर सकती है पीपल को, किसी भी एज के पीपल को, किसी भी सेक्स के पीपल को ये इसमें इफेक्ट कर सकती है, और जो इसमें चिल्ड्रन को भी ये इफेक्ट कर सकती है, लेकिन ये आपकी हेरिडिटरी नहीं होती, यानी कि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये ट्रांसफर नहीं होती। इसके अलावा जो माइक्रोबैक्टीरिया जो लेप्री होता है, या जो माइक्रोबैक्टीरियम जो लेप्रोमेटोसिस होता है, ये एक कॉजेटिव एजेंट है लेप्रोसी के, और जो मोस्ट प्रेवलेंट अगर हम बात करें तो जो पॉसिबिलिटी है ट्रांसमिशन की थ्रू द जो रेस्पिरेटरी जो रूट होता है उसके माध्यम से, जैसे कि कफिंग या स्नीजिंग के माध्यम से, ये एक पर्सन में दूसरे पर्सन में ये ट्रांसफर हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन लेप्रोसी की, तो जो लेप्रोसी क्लासिफाई किया जाता है 2 टाइप्स रूप में, जो कि बेस्ड होता है इसके जो स्किन के ऊपर जो लीजन बनते हैं, स्किन के ऊपर जो घाव बनते हैं उसके द्वारा इसको किया जाता है, इसको डिफ्रेंशिएट। साथ ही साथ इसमें जो प्रेजेंस होती है नर्व इन्वॉल्वमेंट, और जो आइडेंटिफिकेशन किया जाता है बेसिली और जो सिल्ट स्किन स्मीयर्स होते हैं उसके थ्रू इनको डिफरेंट टाइप्स में 2 टाइप में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें, इसको जो पॉसी बेसिलरी कहा जाता है, पीबी के रूप में जाना जाता है। इस केस के अंतर्गत जो लेप्रोसी के अंतर्गत जो 1 से 5 स्किन लीजन होते हैं, और इसमें कोई भी डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं होता, प्रेजेंस नहीं होती बेसिली इन अ स्किन स्मीयर पर। साथ ही साथ जो मल्टी बेसिलरी होता है, इसमें जो इस केस के अंतर्गत जो लेप्रोसी के मोर देन 5 स्किन लीजन होते हैं, और इसके अंतर्गत जो नर्व इन्वॉल्वमेंट होता है, साथ ही साथ डेमोन्स्ट्रेशन होता है प्रेजेंस जो बेसिली इन द सिल्ट जो स्किन स्मीयर के ऊपर, और जो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ स्किन लीजन से ये अलग होते हैं। ये जो सिल्ट स्किन जो स्मीयर होते हैं बेसिली जो सिल्ट स्किन स्मीयर पर होते हैं, ये नंबर ऑफ जो स्किन लीजन होते हैं जो 5 से ज़्यादा होते हैं, तो ये उससे इर्रेस्पेक्टिव वे में होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो WHO ने ग्लोबल लेप्रोसी जो स्ट्रेटेजी रखी है 2021 से 30 के बारे में, तो इन्होंने एक इसका लक्ष्य रखा है कि टूवर्ड्स जीरो लेप्रोसी। जो लेप्रोसी है ये एक तरीके की जो डिसीज है पास्ट में भी रही है, और जो ईच ईयर अगर हम बात करें तो अराउंड लगभग 2 लाख से ज़्यादा न्यू केसेस हमें इसके अंतर्गत रिपोर्ट किए जाते हैं। और ये ओल्डेस्ट डिसीज होने के बावजूद भी आज भी ये एंडेमिक के रूप में एक तरीके से एरिया के अंतर्गत जो हॉट स्पॉट इसके लेप्रोसी के हमें कई कंट्रीज में देखने को मिलते हैं। और सम 3 से 4 मिलियन जो पीपल हैं इसके अंतर्गत जो लिविंग किए जाते हैं, जो भी आपके जो विजिबल इम्पेयरमेंट्स हैं या डिफॉर्मिटीज़ हैं ड्यू टू द लेप्रोसी, तो वह देखे इसके अंतर्गत जाते हैं। इसके अलावा इसमें जो स्टिग्मा है डिस्क्रिमिनेशंस का टूवर्ड्स द जो कि डिसीज इसके अंतर्गत किसी को हो जाती है, तो समाज में उनके प्रति एक भेदभाव या स्टिग्मा उसके लिए जनरेट हो जाता है। इन अप्रैल 2021 के अंतर्गत जो फाइट किया गया, इसके अंतर्गत जो लेप्रोसी की फाइट अगेंस्ट द फाइट, तो इसके अंतर्गत क्या किया है, जो न्यू फेज स्टार्ट किया गया है और WHO के द्वारा टूवर्ड द जीरो लेप्रोसी। इसमें जो ग्लोबल लेप्रोसी है जिसको हैंसन डिसीज के नाम से भी जाना जाता है, एक स्ट्रेटेजी बनाई गई है 2021 से 30 के लिए, और ये टारगेट करता है जीरो लेप्रोसी। इसके अंतर्गत जो पेशेंट्स हैं 120 कंट्रीज के अंतर्गत जो 70% जो डिक्रीज करेगा, और जो न्यू केसेस के अंतर्गत जो कि डिटेक्ट किए जाएंगे ग्लोबली 2030 के तक। तो इसने लक्ष्य रखा है कि 70% डिक्रीज किया जाएगा कब तक, 2030 तक, जो न्यू पेशेंट्स इसके अंतर्गत आते हैं उनके अंतर्गत। इसके अलावा अगर हम बात करें जो लेप्रोसी जो मेजर है इंडियन गवर्नमेंट ने क्या लिए हैं, अगर हम उसके बारे में चर्चा करें, तो जो नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम है NLCP है, उसको लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1954-55 में। इसके अलावा जो मल्टी ड्रग जो थेरेपी होती है इसके अंतर्गत बाइड यूज किया गया 1982 में, और जो नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम जो कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसके अंतर्गत जो नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम है ये फंक्शन करता है अंडर द जो अम्ब्रेला प्रोग्राम है हमारा नेशनल हेल्थ मिशन, तो उसके अंतर्गत ये NLAP काम करता है।
इसके अलावा इंडिया ने अचीव किया है जो गोल है जो कि सेट किया गया था नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा 2002 में, और द एलिमिनेशन किया है लेप्रोसी एज द पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम के रूप में। और जो डिफाइन इसको इस तरीके से किया जाता है कि अगर लेस देन 1 केस आता है 10,000 पॉपुलेशन पर, तो उसको ये माना जाता है कि एलिमिनेशन हो गया है पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स के अंतर्गत। एट द नेशनल लेवल 2005 में ये हमने अचीव कर लिया था। इसके अलावा 2017 में जो स्पार्स जो लेप्रोसी अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया SLAC, जो कि लॉन्च किया गया था कि अवेयरनेस और जो एड्रेस किया जा सके, जो स्टिग्मा बन जाता है लोगों में इनके जो बीमार लोगों के प्रति, तो इसके लिए एक तरीके से अवेयरनेस कैंपेन स्पार्स लेप्रोसी अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया। इसके अलावा 2019 की अगर हम बात करें तो लोकसभा ने ये बिल पास किया कि ये जो लेप्रोसी है उनको किसी भी तरीके से अगर किसी व्यक्ति को लेप्रोसी हो जाती है तो वह डाइवोर्स का आधार नहीं बन सकता। इसके अलावा एक निकू STH है जिसके अंतर्गत एक रियल टाइम लेप्रोसी रिपोर्टिंग की जाती है, एक तरीके का सॉफ्टवेयर है और इसको इंडिया के अंतर्गत इंट्रोड्यूस किया गया। और ये जो इंडियन गवर्नमेंट ने 2017 में अनाउंस किया था कि इरेडिकेट किया जाएगा लेप्रोसी को इंडिया से बाय द 2030 तक हम इसको इरेडिकेट कर देंगे इंडिया से। तो जो WHO ने जो रखा है वह 70% डिक्रीज करना चाह रहे हैं 2030 तक, जबकि इंडिया ने इसको 2030 तक पूरी तरीके से इरेडिकेट करने का लक्ष्य इसके अंतर्गत रखा है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया लेप्रोसी से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रोजेक्ट एलोरा से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपसे ये पूछा गया है कि ये अभी हाल ही में न्यूज में रहा, ये किससे संबंधित है? क्या ये जो रिस्टोरिंग एंशियंट जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनको संरक्षित करने से संबंधित है? क्या ये प्रमोट करता है हेरिटेज टूरिज्म को? थर्ड में आपसे कहा गया है कि क्या ये इनकरेज करता है ट्रेडिशनल डांस फॉर्म को? या फोर्थ में आपसे कहा गया है कि क्या ये प्रिजर्व करता है लैंग्वेजेस को? तो चलिए जान लेते हैं जो प्रोजेक्ट एलोरा है ये प्रिजर्व करता है लैंग्वेजेस को। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों रहा। जो माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट एलोरा, जो कि हेल्प कर रहा है स्मॉल लैंग्वेजेस हैं जैसे कि गोंडी हो गया या जो मुंडारी जो लैंग्वेज हो गई, उनको एक तरीके से डिजिटल वर्ल्ड में कन्वर्ट करने का ये प्रयास कर रहा है। अगर हम बात करें प्रोजेक्ट एलोरा के जो कोर जो उसका उद्देश्य है, उसका ये उद्देश्य है कि मेक श्योर करे इन लैंग्वेजेस को, जो भी आपकी जो छोटे छोटे डायलेक्ट्स हैं उनको ये संरक्षित कर सके। साथ ही साथ इनका कोई रिटर्न रिसोर्सेस नहीं है, साथ ही साथ इनकी जो डिजिटल प्रेजेंस नहीं है इनकी। तो जो हमारे पास जो नई नई टेक्नोलॉजी जनरेट हो रही हैं जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जो एडवांस नेचुरल लैंग्वेज जो मॉडल्स हमारे पास आते जा रहे हैं, तो उनके माध्यम से इनको संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें जो माइक्रोसॉफ्ट जो रिसर्च है इसने फोकस किया है अभी 3 लैंग्वेजेस पर, जिसके अंतर्गत गोंडी, मुंडारी और जो इडू मिसमी है, तो उनकी लैंग्वेजेस को ये संरक्षित करने का प्रयास कर रहा है इन द डिजिटल फॉर्म। तो ध्यान रखिएगा जो प्रोजेक्ट एलोरा है ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोग्राम है और ये किससे संबंधित है? प्रिजर्व द लैंग्वेजेस से ये संबंधित है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया प्रोजेक्ट एलोरा से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेशनल कमीशन फॉर वुमेन से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है ये सेटअप किया गया था अंडर द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 के अंतर्गत एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इसमें जो कमीशन है ये कंसिस्ट करता है एक चेयरपर्सन, एक मेंबर, सेक्रेटरी और 4 अदर मेंबर्स इसके अंतर्गत होते हैं। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो चेयरपर्सन होता है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का, उसको नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन होता है इसको सेटअप किया गया था अंडर द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 के अंतर्गत एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो कमीशन है कंसिस्ट करता है एक चेयरपर्सन, एक मेंबर सेक्रेटरी और 4 अदर मेंबर्स, तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि ये जो 4 नहीं बल्कि 5 अदर मेंबर को ये कंसिस्ट करता है, तो ये स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग हो जाएगा। इसके अलावा जो थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो चेयरपर्सन है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की, उनको नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि उनको नॉमिनेट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा C1 ओनली। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों रहा।
जो हमारी प्रेसिडेंट हैं उन्होंने रिसेंटली ये जो फाउंडेशन डे होता है सेलिब्रेशन फॉर द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के लिए, तो उसको इन्होंने एक तरीके से ग्रेस किया। अगर हम बात करें नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की, तो ये सेटअप किया गया था अंडर द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 के अंतर्गत एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। और जो फर्स्ट कमीशन था उसको कंस्टिट्यूट किया गया था 31 जनवरी 1992 को। और इसकी जो मिस्टर जयंती जो पटनायक थी, इसकी फर्स्ट चेयरपर्सन बनी थी। और इसमें जो कमीशन है कंसिस्ट करता है एक चेयरपर्सन और एक मेंबर सेक्रेटरी और 5 अदर मेंबर्स इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। और इसमें जो चेयरपर्सन होता है उसको इसमें नॉमिनेट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसका जो मिशन है कि जो टूवर्ड्स द जो इनेबलिंग जो वुमेन है वह उनको इक्वलिटी उसमें स्थापित कर सकें, साथ ही साथ उनका इक्वल पार्टिसिपेशन हो इन द ऑल स्पेयर्स जो भी हैं लाइफ के उसके अंतर्गत, और उनके जो राइट्स को सिक्योर कर सके, उनके जो इंटाइटलमेंट्स हैं उनको सुरक्षित उनके अंतर्गत किया जा सके। साथ ही साथ उनसे संबंधित कुछ पॉलिसी फॉर्मेशंस, उनसे संबंधित कोई लेजिस्लेशन जो मेजर्स लेना है तो उसका भी कार्य नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा किया जाता है। अगर हम बात करें इनके फंक्शंस की, तो ये रिवाइव करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड फॉर द वुमेन के लिए, और जो रिकमेंड करते हैं जो रेमेडियल क्या हो सकते हैं लेजिस्लेचर मेजर्स के अंतर्गत, तो ये भी उसको रिकमेंड करते हैं। साथ ही साथ उनकी जो कोई ग्रीवेंसेस होती हैं, उनकी कोई शिकायत होती है तो उसका रिड्रेसल करने का ये प्रयास करते हैं, और एडवाइस करते हैं गवर्नमेंट को ऑन द पॉलिसी मैटर जो कि अफेक्ट करती हैं वुमेन को, तो उससे संबंधित भी सजेशन देने का ये कार्य करते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर द वुमेन के लिए, तो ये गारंटी करती है जो हमारा आर्टिकल 14 है जो कि राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, तो उसके अंतर्गत ये कहा गया है कि किसी भी आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा स्टेट के द्वारा ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। इसके अलावा आर्टिकल 15(1) के अंतर्गत भी स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं स्टेट के लिए कि वे इसमें जो वुमेन को फेवर कर सकते हैं आर्टिकल 15(3) के अंतर्गत। साथ ही साथ फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत ये भी कहा गया है कि जो डिग्निटी ऑफ वुमेन्स और डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ द वुमेन्स के लिए ये एक तरीके से प्रोहिबिटेड रहेगा। अगर उसको डेरोगेटरी उस पर कोई रिमार्क किया जाता है या उस तरीके से उसको उसके खिलाफ कोई मतलब भद्दी प्रैक्टिसेस की जाती हैं, तो उसको आर्टिकल 51 के अंतर्गत हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज उसके अंतर्गत दी गई है कि इस तरीके का व्यवहार व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जाएगा। इसके अलावा इसमें जो लेजिस्लेटिव जो फ्रेमवर्क है, जैसे कि प्रोटेक्शन फॉर द वुमेन फॉर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना हुआ है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 का, डॉयरी प्रोविशन एक्ट बना हुआ है 1961 का, और जो सेक्सुअल हरासमेंट फॉर द वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोविजन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 जो तैयार किया गया था, जो कि विसाका गाइडलाइन को ही इसका लेजिस्लेटिव इसमें फॉर्म में तैयार किया गया। इसके अलावा जो आपका प्रोटेक्शन ऑफ फॉर चिल्ड्रन फॉर सेक्सुअल जो ऑफेंस है पॉक्सो एक्ट, तो जो हमारी छोटी लड़कियां हैं जो गर्ल्स हैं तो उनको इसके अंतर्गत संरक्षण दिया जाता है प्रिवेंशन प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फॉर सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट के अंतर्गत। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया नेशनल कमीशन फॉर वुमेन से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज होता है एक डाइवर्स ग्रुप होता है, 20 कंडीशंस इसके अंतर्गत आती हैं जो मेनली प्रेवलेंट हैं जो ट्रॉपिकल एरियाज के अंतर्गत, और ये इसके जो कारण होते हैं वेरियस पैथोजेंस इसका कारण हो सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपके वायरसेस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, फंजाई या टॉक्सिन्स इसके अंतर्गत इसके कारण हो सकते हैं। इसके अलावा जो नेग्लेक्टेड जो ट्रॉपिकल डिसीज होती हैं ये एक स्पेशली कॉमन है इन द ट्रॉपिकल एरिया के अंतर्गत, जहाँ पे जो पीपल होते हैं एक्सेस नहीं कर पाते क्लीन वाटर और सेफ वे टू द जो डिस्पोजल होता है ह्यूमन वेस्ट का, तो इसके अगर उनके पास अवेलेबिलिटी नहीं होती तो वहाँ पर नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेस देखने को मिलती हैं। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज होती है एक डाइवर्स ग्रुप होता है 20 कंडीशंस, जिसके अंतर्गत जो मेनली प्रेवलेंट होती हैं ट्रॉपिकल एरियाज के अंतर्गत, और जो वेरियस जो पैथोजेंस होते हैं जिसके अंतर्गत वायरसेस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, फंजाई या टॉक्सिन्स किसी से भी ये प्रभावित कर सकते हैं। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज होती है ये स्पेशल कॉमन होती है ट्रॉपिकल एरिया के अंतर्गत, जहां पर जो पीपल के पास एक्सेस नहीं होता क्लीन वाटर का और जो ह्यूमन वेस्ट को डिस्पोज करने का उन पे एक तरीके से साफ तरीका नहीं होता, तो इसके अंतर्गत ये डिसीज फैलती है। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा सी बोथ 1 एंड 2।
चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। जो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज हैं कंटिन्यू हो गई हैं और जो डिसप्रोपोर्शनेटली ये इम्पैक्ट डाल रही हैं मोस्ट जो इम्पोवराइज्ड जो मेंबर्स हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंतर्गत, तो उसके अंतर्गत उन पे ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रही हैं WHO की रिपोर्ट के अनुसार। अगर हम बात करें नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज के बारे में, तो ये एक डाइवर्स ग्रुप होता है 20 कंडीशंस जो कि मेनली प्रेवलेंट होते हैं ट्रॉपिकल एरिया के अंतर्गत, जो कि जिसका कारण होता है वेरियस पैथोजेंस इसके कारण हो सकते हैं, जिसके अंतर्गत वायरसेस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, फंजाई एंड टॉक्सिन्स इसके अंतर्गत आ सकते हैं। इसके अलावा जो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज होती हैं स्पेशली कॉमन होती है इन ट्रॉपिकल एरिया के अंतर्गत, जहां पर पीपल को क्लीन वाटर नहीं मिलता या जो सेफ डिस्पोजल नहीं होता उनके ह्यूमन वेस्ट का, तो वहां पर इस डिसीज के फैलने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज के बर्डन के बारे में, तो जो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज है जो अफेक्ट करती है लगभग 1 बिलियन पीपल को वर्ल्ड वाइड, और जो पुअरेस्ट हैं और जो मोस्ट वल्नरेबल जो कम्युनिटीज हैं वह इससे सबसे ज़्यादा सफ़र करती हैं। इसके अलावा जो इंडिया है वर्ल्ड लार्जेस्ट एब्सोल्यूट बर्डन है, इसके ऊपर जो 10 मेजर नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज भारत में पाई जाती हैं, जिसके अंतर्गत हुकबॉर्न, साथ ही साथ आपका डेंगू, जो लिम्फेटिक फ्लेरेसिस होता है, लेप्रोसी, और जो हमने बिस्लेरेसिस और लिस्मनेसिस के बारे में बात किया, और जो काला आजार और जो रेबिस होता है, तो ये भी आपकी नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज के अंतर्गत आती हैं जो कि मोस्ट प्रेवलेंट है इन इंडिया। इसके अलावा अगर हम इनके कंट्रोल के बारे में बात करें, तो जो इसका जो वेक्टर होता है जैसे कि आपका मॉस्किटो हो गया या जो ब्लैक फ्लाइज हो गए, तो इसको कंट्रोल करने की जरूरत होती है जो कि ट्रांसमिट करता है इन डिसीज को। और इसमें जो बेसिक वाटर फैसिलिटीज हो गई या जो सैनिटेशन फैसिलिटी हो गई, जो हाइजीन की जो स्थिति है, तो उसको जनरेट करके इसको कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही साथ जो डायग्नोस्टिक सिस्टम है उसमें इनोवेशन लाकर उसका जो ट्रीटमेंट है उसमें जो प्रिवेंशंस हैं उसमें इम्प्रूव करके इससे संबंधित जो अवेयरनेस क्रिएट करके इसको रोका जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो एसडीजी के जो टारगेट्स हैं जिसके अंतर्गत जो 17 टारगेट्स दिए गए हैं, तो उसके अंतर्गत जो एसडीजी टारगेट 3.3 है वह एंड करने इसमें ये प्रयास करता है कि एंड करेगा नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल जो डिसीज हैं। कब तक करना है इसको? 2030 तक इसको पूरी तरीके से समाप्त करने का लक्ष्य इसके अंतर्गत रखा गया है। तो ये हमने बात की नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज के बारे में। ये आपके कई सारे पैथोजेंस के रूप में हो सकता है, हेलमिंथपीस का कारण हो सकता है, वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ इसके कारण हो सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्री वॉक इनिशिएटिव से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो ट्री वॉक इनिशिएटिव है ये एक तरीके से जो रेयर और जो इंडेंजर्ड जो एंडेमिक ट्रीज हैं तिरुवनंतपुरम सिटी के अंतर्गत, तो उसको ये सेव करता है। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो ट्री वॉक है वह एक तरीके से डॉक्यूमेंटिंग किया गया था जो प्लांट डाइवर्सिटी को इन द सिटी, जो कि कैंपेन चलाया जा रहा था प्रोटेक्शन ऑफ द ट्री सिंस 2012 से। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो अलार्म बेल इसके अंतर्गत बजने लगती है, रिंग होने लगती है, जब भी कोई हनी ट्री के अंतर्गत जो भी आपका एक कैंपस है थाईकेट का, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ रेजिडेंट केयरलाइट्स जो अफेयर का एक कैंपस है, तो उसके अंतर्गत कोई भी चॉप डाउन करता है इन हनी ट्री को, तो उसमें एक अलार्म इसके अंतर्गत बजने लगता है। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो ट्री वॉक इनिशिएटिव होता है ये सेव करते हैं जो आपकी रेयर और जो इंडेंजर्ड एंडेमिक जो ट्री हैं तिरुवनंतपुरम सिटी के अंतर्गत, तो उसको सेव करने का ये इनिशिएटिव है। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये जो इनिशिएटिव है डॉक्यूमेंट किया गया था, प्लांट जो डाइवर्सिटी है उसकी डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है, और इसमें जो कैंपेन के अंतर्गत जो ट्री हैं इसके अंतर्गत उनका लगातार 2012 से इसमें डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा इसमें जो कैंपस है जो डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ रेजिडेंट केयरलाइट्स अफेयर्स का, तो उसके अंतर्गत अगर कोई भी चॉप डाउन करता है हनी ट्रीज को, तो ये अलार्म उसके अंतर्गत बजने लगता है। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3। चलिए जान लेते हैं अभी चर्चा में क्यों रहा जो ट्री वॉक इनिशिएटिव है। ये एक जाइंट और स्मॉल लीफ जो महागोनी है तिरुवनंतपुरम के अंतर्गत, तो वह एक तरीके से जो मैनी स्ट्राइक प्रोटेस्ट किए गए थे इसको बचाने के लिए 5 डिकेड से, तो वह इसके अंतर्गत विटनेस किया गया है।
इसके अलावा अगर हम बात करें इस ट्री वॉक इनिशिएटिव के बारे में, तो ये सेव करता है जो भी आपके इंडेंजर्ड जो एंडेमिक ट्रीज हैं तिरुवनंतपुरम सिटी के, तो उनको ये सेव करने का प्रयास करता है। साथ ही साथ जो प्लांट की डाइवर्सिटी को ये डॉक्यूमेंट कर रहा है, कब से कर रहा है, 2012 से। इसके अलावा जो ट्री वॉक इनिशिएटिव है ये एक तरीके से होल्डिंग वॉक है जिससे कि अवेयरनेस क्रिएट किया जाए, साथ ही साथ इन ट्रीज को जो कि सेव करें सेवरल, और इनके अंतर्गत जो कुल्हाड़ी से उनको सेव करने का इनका प्रयास इस इनिशिएटिव के अंतर्गत है। इसके अलावा जो अलार्म बेल इसके अंतर्गत लगाई गई है जो कि रिंग करने लगती है जब भी कोई हनी ट्री, जिसको लिप्पा या महुआ कहा जाता है, तो जो भी आपका डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ रेजिडेंट जो आपका केलाइट अफेयर्स का जो एक कैंपस है उसके अंतर्गत कोई भी चॉप डाउन करता है, यानी कि कोई भी इन हनी ट्री को काटता है, तो इसमें अलार्म इसमें बजने लगता है। इसके अलावा ट्री वॉक आइडेंटिफाई करता है ट्री इन 3 कैटेगरीज के रूप में, और जो कि कॉमनली फाउंड होते हैं केरला के अंतर्गत अक्रॉस द केरला, और जो कि इसके अंतर्गत सिटी के अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नहीं पाए जाते, जैसे कि अंजलि एक ट्री है, साथ ही साथ वाइल्ड जैक भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा दूसरी तरीके के ट्री ऐसे जो कि इंडेंजर्ड हैं, जैसे कि अगरवुड और थाइकेड इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जो ट्री हैं जो कि रेयर इकोसिस्टम में ही ग्रो हो पाते हैं, जैसे कि मालाबार का जो आयरन वुड है, तो वह इनके लिए एक तरीके से 3 कैटेगरी के अंतर्गत ट्री वॉक जो इनिशिएटिव है उसके अंतर्गत इनको संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है ट्री वॉक इनिशिएटिव के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन स्माइल से संबंधित, जिसमें आपसे पूछा गया है कि अभी ये न्यूज में रहा, ये किस मिनिस्ट्री से संबंधित है। तो इसमें आपके सामने 4 मिनिस्ट्री दी गई हैं: मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो चलिए जान लेते हैं इसका आंसर। जो ऑपरेशन स्माइल है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ये चलाया जा रहा है। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। जो ऑपरेशन स्माइल है, जो तेलंगाना स्टेट के अंतर्गत जो पुलिस ने रेस्क्यू किए हैं लगभग 2814 चिल्ड्रंस को अंडर द ऑपरेशन स्माइल, जो ड्यूरिंग द 9th फेज था रिसेंटली, तो उसके अंतर्गत इनके जो रेस्क्यू किए गए हैं इतने सारे बच्चों को। अगर हम बात करें ऑपरेशन स्माइल की, तो इसको ऑपरेशन मुस्कान भी कहा जाता है। ये जो इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है, जो कि रेस्क्यू करता है और रिहेबिलिटेट करता है जो मिसिंग चिल्ड्रंस होते हैं उनको। तो ये किसके लिए है? जो हमारे मिसिंग चिल्ड्रंस होते हैं तो उनके रिहेबिलिटेशन और उनके रेस्क्यू के लिए ये एक तरीके से ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये जो डेडिकेटेड कैंपेन है फॉर द मंथ जनवरी के अंतर्गत ये चलाया जाता है, जिसके अंतर्गत सेवरल जो एक्टिविटीज हैं इसके अंतर्गत संचालित की जाती हैं स्टेट पुलिस पर्सनल्स के द्वारा, जो कि ट्रेस करते हैं और रेस्क्यू करते हैं मिसिंग चिल्ड्रंस को और उनको रीयूनाइट करते हैं उनकी फैमिलीज से। अगर हम बात करें, ये कंडक्ट किया जाता है हर साल जनवरी में, और जो कि ट्रेस करता है रेस्क्यू जो मिसिंग और जो ट्रैफिकिंग जो चिल्ड्रन होते हैं तो उनको ये रेस्क्यू करने का प्रयास करता है। अगर हम बात करें इस प्रोग्राम के लॉन्च होने से, जो इसमें पुलिस पर्सनल की जो टीम होती है रेस्क्यू करती है वल्नरेबल चिल्ड्रन फ्रॉम द जो रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, जो रिलीजियस प्लेस होते हैं, ट्रैफिक जंक्शंस, मैकेनिक शॉप्स या ब्रिक इंडस्ट्रीज, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एरिया होते हैं, शॉप्स, टी स्टॉल्स और फुटपाथ पर जो बच्चे पाए जाते हैं उनको रेस्क्यू करने का प्रयास करते हैं और उनको उनकी फैमिली से मिलाने का प्रयास इसके अंतर्गत ऑपरेशन स्माइल के अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके अंतर्गत कौन कौन सी एक्टिविटीज अपनाई जाती हैं, तो जो सारे चिल्ड्रन हैं जो कि रिसाइड करते हैं शेल्टर होम्स में, प्लेटफॉर्म्स पर, बस स्टैंड, रोड, रिलीजियस प्लेस या किसी भी इस तरीके से जो ट्रेन पुलिस पर्सनल के द्वारा उनको स्क्रीन किया जाता है, यानी कि उनको पहचाना जाता है। फिर बिफोर द ऑपरेशंस होता क्या है कि जो पुलिस पर्सनल होते हैं हर स्टेट के, उनको प्रॉपरली ट्रेन किया जाता है कि वह बच्चे से बात करते समय किस मेथोडोलॉजी को उसके अंतर्गत अपनाएंगे। इसके अंतर्गत उनको जो विभिन्न उनको टैक्टिक्स सिखाई जाती हैं जिससे कि बच्चे से वो उसकी इंफॉर्मेशन उससे निकाल सके। और इसमें जो वेरियस प्रोविजंस होते हैं इसके अंतर्गत जो बच्चे को संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है, जैसे कि हमारे उनके बच्चों के लिए जो पॉक्सो एक्ट है, जुवेनाइल जो जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एंड चिल्ड्रन एक्ट है जिसको जेजे एक्ट के रूप में जाना जाता है, और जो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट है। इसके अलावा जो सेक्शंस हैं सीआरपीसी, आईपीसी के अंतर्गत, और जो एडवाइजरी इशू की गई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, तो उसके अंतर्गत उनको संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है।
इसके अलावा जो मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम को समझने के लिए इसमें डेटा भी इसके अंतर्गत फुल डिटेल के साथ नंबर ऑफ केसेस को जो मिसिंग चिल्ड्रंस हैं उसको एक जगह संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है और इसको इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट लेवल पर एक दूसरे से शेयर भी किया जाता है। इसके अलावा इस ऑपरेशंस के दौरान होता क्या है कि जो पर्टिकुलर जो सच जो आइडेंटिफाइड जो चिल्ड्रन हैं जिसको रेस्क्यू किया जा रहा है तो उसका जो डेटा होता है अपलोड किया जाता है, मिसिंग चाइल्ड से उसको मिलाया जाता है इन द जो पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का जो पोर्टल है रेस्पेक्टिव स्टेट पुलिस के द्वारा ऐसा इसके अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा उसके लिए रिहैबिलिटेशन मेजर्स भी अपनाए जाते हैं जिसके अंतर्गत जो उनको ज़रूरत होती है उनको कोऑर्डिनेट किया जाता है अदर लाइन ऑफ डिपार्टमेंट के साथ भी, जैसे कि आपके डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट या पुलिस या जो लेबर इसके अंतर्गत उनके साथ में उनको कोऑर्डिनेट करके उनके लिए रिहैबिलिटेशन का प्रयास इसके अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा पब्लिक अवेयरनेस इंक्रीज की जाती है जैसे कि कोई नेशनल कैंपेन चला के एडवर्टाइज करके और नेशनल मीडिया का सहारा लेकर पब्लिक को अवेयर किया जाता है कि इन इश्यूज के संबंध में। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया ऑपरेशन स्माइल से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक जो बजट के अंतर्गत एक महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट को रिलीज किया गया है तो उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है जिसके रिगार्डिंग आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि एक वन टाइम न्यू स्मॉल सेविंग स्कीम है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट जो कि अवेलेबल रहेगा 2 साल के पीरियड के लिए अप टू द मार्च 2025 तक। सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये ऑफर करेगा डिपॉजिट फैसिलिटीज को अप टू द 2 लाख और जो वुमेन या जो गर्ल्स होंगी उनको 2 साल तक के लिए फिक्स इंटरेस्ट इसके अंतर्गत दिया जाएगा लगभग 7.5% तक का। साथ ही साथ उनको पार्शियल विड्रॉल भी इसके अंतर्गत उसका भी ऑप्शन इसके अंतर्गत उनको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि इसमें वन टाइम न्यू स्मॉल सेविंग ये एक स्कीम है जो कि महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के अंतर्गत जो कि अवेलेबल होगी 2 साल तक और जो कि मार्च 2025 तक ये अवेलेबल है। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये ऑफर करेगी डिपॉजिट फैसिलिटी को कितना 2 लाख तक का और 2 साल तक के लिए इसको कितना इंटरेस्ट देगा 7.5% इंटरेस्ट दिया जाएगा और उसमें पार्शियल विड्रॉल भी इसके अंतर्गत लागू है। तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट है तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा सी बोथ 1 एंड 2। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। जो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट है जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बजट के दौरान इसको प्रपोज किया और इसको इंट्रोड्यूस किया गया एक इन्वेस्टमेंट स्कीम के लिए फॉर द वुमेन इन्वेस्टर्स के लिए। अगर हम बात करें ये वन टाइम न्यू स्मॉल सेविंग स्कीम है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट जो कि अवेलेबल रहेगी 2 साल के लिए कब तक मार्च 2025 तक। ये ऑफर करती है जो डिपॉजिट फैसिलिटीज इसके अंतर्गत कितनी हो सकती है 2 लाख तक की और इसमें जो वुमेन या गर्ल के नाम पर इसको जमा किया जा सकता है और इसका जो टेन्योर रहेगा वह आपका 2 साल का रहेगा और इसमें 7.5% उनको इंटरेस्ट इसमें प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही साथ इसमें पार्शियल विड्रॉल का भी ऑप्शन उनको दिया गया है। जो एक न्यूली इंट्रोड्यूस्ड वुमेन ओरिएंटेड जो स्कीम है ये हेल्प करेगी वुमेन इन्वेस्टर्स को जो कि स्टार्ट कर सकेंगी उनकी इन्वेस्टिंग और जो उनकी शॉर्ट टर्म जो फाइनेंशियल जो गोल्स होते हैं उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। इसके अलावा कंपेयर किया जाए अदर जो सोशल स्कीम्स हैं सेविंग स्कीम्स हैं जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के लिए चल रही है तो अगर हम उसके बारे में बात करें तो ये जो स्कीम है मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट इसके अंतर्गत जो है वह 1.5 लाख तक की ही केवल है इन अ फाइनेंशियल ईयर, जबकि इसमें जो लॉन्ग रॉक इन पीरियड जो है 21 ईयर तक है और जो इसमें जो महिला सेविंग सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें तो ये प्रोवाइड कराएगी अपॉर्चुनिटी इन्वेस्ट कर सकेंगी 2 लाख तक का और उसका जो पीरियड रहेगा वह 2 साल तक के लिए रह सकता है और इसमें जो बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस उनको फीमेल इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके अलावा इसमें उनको जो अगर इसमें इन्वेस्ट करती हैं तो उनको कोई टैक्स बेनिफिट इसके अंतर्गत नहीं दिया जाएगा, इसके बिहाफ पर उनको पार्शियल विड्रॉल का इसमें ऑप्शन दिया गया है। तो ये हमने बात की महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से संबंधित जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है ये एक इनिशिएटिव है जो कि लॉन्च किया गया है इंडिया एंड इजराइल के द्वारा इन मई 2022 में जो कि रन किया जा रहा है बाय द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ बोथ द कंट्रीज।
सेकंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है बोथ कंट्रीज में, ये आइडेंटिफाई करता है 6 एरियाज को ऑफ द कॉर्पोरेशंस, जो कि इंक्लूड करता है को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन को भी। थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इसका जो ऑब्जेक्टिव है ये प्रोवाइड कराएगा कटिंग एज जो टेक्नोलॉजी है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो कि जिनके लिए वह अफोर्डेबल उसको बनाया जा सके। तो इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये जो इनिशिएटिव है क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का, तो ये जो इनिशिएटिव जो लॉन्च किया गया है इंडिया एंड इजराइल के द्वारा नहीं बल्कि इंडिया एंड यूएसए के द्वारा इसको रिलीज किया गया है इन मई 2022 में, और जो कि रन किया जा रहा है इनके जो रेस्पेक्टिव कंट्रीज के जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल्स हैं उनके द्वारा। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। इसके अलावा सेकेंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो ICET है ये बोथ कंट्रीज के इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं 6 एरियाज ऑफ कॉपरेशंस को, जिसके अंतर्गत इंक्लूड किया गया है को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन को। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसका जो ऑब्जेक्टिव है कि प्रोवाइड कराना कटिंग एज टेक्नोलॉजी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को इन द अफोर्डेबल प्राइस पे, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 2 और 3 ओनली। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। ये जो ICET है ये इन न्यूज में इसलिए रहा, जो इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उन्होंने टॉक किया जो यूएस के काउंटर पार्ट के साथ, जो कि फर्स्ट डायलॉग था ऑन द इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जो कि साइन हुआ था मई 2022 के अंतर्गत। अगर हम बात करें जो इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में, तो ये एक इनिशिएटिव है जो कि लॉन्च किया गया था इंडिया एंड यूएसए के द्वारा मई 2022 में, और ये जो इनके रेस्पेक्टिव आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं तो उनके द्वारा ये एक तरीके से रन किया जा रहा है। इसके अलावा जो अंडर द, अगर हम इस इनिशिएटिव के बारे में बात करें तो दोनों कंट्री ने आइडेंटिफाई किए हैं 6 एरियाज को कॉपरेशंस के लिए, जिसके अंतर्गत को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शंस भी शामिल है। अगर हम बात करें इन 6 एरिया ऑफ कॉपरेशंस के बारे में, तो साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाएगा, क्वांटम एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विकसित किया जाएगा, डिफेंस के अंतर्गत इनोवेशन लाने का प्रयास किया जाएगा, स्पेस सेक्टर में प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा जो एडवांस टेलीकॉम जो कि आपके इंक्लूड करेगा जो 6G और जो सेमीकंडक्टर से संबंधित जो टेक्नोलॉजीज हैं एडवांस टेलीकॉम के अंतर्गत, तो उनको ये बढ़ाने का प्रयास करेगा, इनके अंतर्गत में कॉपरेशन करने का प्रयास किया जाएगा। और ये ध्यान रखिएगा ये किसके बीच में है, जो आपकी इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल इमर्जिंग जो टेक्नोलॉजीज है ये इंडिया एंड यूएसए के बीच में है। इसके अलावा इसका जो ऑब्जेक्टिव है कि एक कटिंग जो एज टेक्नोलॉजी है उनको डेवलप किया जा सके और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को इसमें अफोर्डेबल वे में इसको प्रोवाइड कराया जा सके। तो ये दोनों मिलकर इंडिया और यूएसए मिलकर इन जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी को अफोर्डेबल वे में उसमें विकसित करने का प्रयास करेंगे विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, विद द हेल्प ऑफ क्वांटम एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफेंस इनोवेशंस, स्पेस और इन सेक्टर्स के अंतर्गत प्रयास करके। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के बारे में। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। आप हमसे इस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। प्लीज स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।